Hello students, welcome back. We are doing economic reforms since 1991, जिसके अंदर तीन कैटेगरीज थी. The first was liberalization, the second is privatization, and third is globalization. आज हमारा लेक्चर है प्राइवेटाइजेशन. What is privatization? प्राइवेट मतलब चीज़ों को बेच देना. 1991 में गवर्नमेंट के जो बैंक्स, गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, उनको प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया और बोला अब आप अपने हिसाब से काम कीजिए. दिस इज प्राइवेटाइजेशन. लेट्स स्टडी दैट. पेज नंबर 42. It is the process of opening the public sector units for private participation. Private players को बुलाया गया, आजो जी काम करो. It also means the withdrawal of the state. यहाँ पे state का मतलब है government from an industry either partially or fully. या तो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी या कुछ परसेंटेज भेज देगी. It may also mean de-reservation of industry primarily reserved for public sector. काफी सारी इंडस्ट्रीज में सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती थी, अब उसको डीरेगुलराइज कर दिया गया, मतलब डी रिजर्व कर दिया गया कि अब गवर्नमेंट रिजर्व नहीं है इस काम के लिए, प्राइवेट सेक्टर भी काम के लिए आ सकता है. The poor performance of public sector units up to 1990 forced the governments to privatize. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस लॉसेस में जा रही थी. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सिक थी. व्हाट इज सिक? काम ही नहीं कर रही थी अच्छी तरह. तो गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा. गवर्नमेंट को बहुत सारी इंडस्ट्रीज डी रिजर्व करनी पड़ी, डी रेगुलराइज करनी पड़ी और प्राइवेट सेक्टर ने टेक ओवर किया गवर्नमेंट सेक्टर को. व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे प्राइवेटाइजेशन के? फर्स्ट, इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन सही करना. रेजिंग फंड्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट एसेट्स बेचेगा तो उसे पैसा मिलेगा. डिसइन्वेस्ट करना. रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो प्रेशर है, वर्कलोड प्रेशर था, उसे कम करना. इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर. जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो सर्विसेज ऑब्वियसली अच्छी मिलेंगी. आप खुद कंपेयर कर सकते हैं सिविल हॉस्पिटल को सीएमसी हॉस्पिटल के साथ या फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ. प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज अपने आप अच्छी देता है क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम करता है. encouraging healthy competition within an economy, making way for FDI. What is FDI? Foreign direct investment. Foreigners इंडिया में आके किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. That is FDI. 1 minute. Have a look on what is privatization and what are its objectives. Not more than 1 minute. Speed up. ओके, मेथड्स टू प्राइवेटाइज. गवर्नमेंट कैसे प्राइवेटाइज करती है? अब ये थोड़ा है कि गवर्नमेंट कहेगी सेल सेल सेल, इंडियन रेलवेज को खरीद लो, सेल सेल सेल, इंडिया के जो रिवॉल्वर जहाँ बनती है वो खरीद लो. ऐसे नहीं होता है. इसके वेज होते हैं. गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को, अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में किस तरीके से देती है? फर्स्ट, disinvestment. It means selling the shares of PSUs to the public. But for this, the stock exchanges should be well developed. Stock exchange आप समझते हैं जिसमें शेयर डिबेंचर बेचे जाते हैं, उसी में जाके वो शेयर्स बेचेगी. Further, disinvestment may be done in two ways.
minority sale and strategic sales. What is minority sale? Minority sale मतलब होता है कुछ शेयर्स बेचना. In minority sale up to 26% of the shares are sold. मतलब 75% जो राइट है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, 25 to 26%, अप्रॉक्स 25% प्राइवेट सेक्टर्स का रोल रहेगा. तो जैसे इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज मिनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है, मेट्रो मिनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है. स्ट्रैटेजिक सेल, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक सेल? जब 26 से 74% शेयर्स बेचे जाते हैं. एयर इंडिया बहुत लॉसेस में था पिछले साल, लास्ट ईयर वेट किया गया अगर एयर इंडिया लॉसेस में रहा उसे बेच दिया जाएगा. इस साल तो पता नहीं क्या सिचुएशन बनती है. तो एयर इंडिया को वो पूरी तरह से बेचना चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर उसको टेक ओवर कर ले. अंबानीज और टाटा बिरलास, एनीवन. इंडिया की गवर्नमेंट पूरी तरह से रेडी है उसे बेचने के लिए. बट अगर किसी ने एयर इंडिया को 100% नहीं खरीदा तो वो रेडी है स्ट्रैटेजिक सेल करने में कि कोई भी 26% से 75% शेयर्स उसके खरीद ले. In strategic sale, more than 51% and up to 74% of share capital is sold to the private sector. So minority less than 50, यहाँ 26 लिखा हुआ है, strategic more than 50. और अगर 100% शेयर बेच दिए जाए तो प्राइवेट सेक्टर खत्म ही हो जाता है उसमें. उस पब्लिक सेक्टर पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है. सेकेंड, डी नेशनलाइजेशन, जो मैंने अभी 100% का एग्जाम्पल दिया. It means that the government has sold 100% of its share in PSUs to private hands. Center Hotel of Mumbai was the first to be denationalized when the government sold 100% of its holding to private entrepreneurs. मुंबई के अंदर ये होटल था जो गवर्नमेंट के अंडर था और प्राइवेटाइजेशन के बाद ये होटल सबसे पहले था जो प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया. पूरी की पूरी होटल चेन प्राइवेट सेक्टर्स ने खरीद ली. अब इस टाइम गवर्नमेंट होटल इंडस्ट्री में डील नहीं करता. Contracting, it is the another way of privatization in which government may contract out services to the organization that produce and deliver them. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दे. जैसे आप में से मेजॉरिटी ने रेलवेज में ट्रांसपोर्ट किया होगा, रेलवे में ट्रांसपोर्ट किया होगा. आपको खाने के लिए कुछ मिलता है, यस और नो? क्या इंडिया की गवर्नमेंट वो प्रोड्यूस करती है? नो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए. व्हाट इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग? गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि लुधियाना से जितनी ट्रेन दिल्ली जा रही है उसके खाने का आप देखेंगे, ये प्राइस होगा और प्रॉफिट मार्जिन आपका, आप हमें सिर्फ लाइसेंस फीस दे दो. और इंडिया की गवर्नमेंट रिलीज होगी कैटरिंग सर्विसेज से. दिस इज द अनदर वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट, फ्रेंचाइजिंग, किसी को फ्रेंचाइजी देना. It is authorizing the delivery of certain goods and services in designated geographical areas. It is usually common in utilities and urban transport. कोई मेडिसिन किसी सिटी से किसी रिमोट विलेज में प्रोवाइड करनी है. कोई पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि फ्लड्स आ गए, फेमाइन आ गई, तो दिल्ली से राशन के पैकेट बना के उस एरियाज में देने हैं. गवर्नमेंट कैसे करेगा? प्राइवेटाइजेशन कर देगा, फ्रेंचाइज कर देगा कि आपको फ्रेंचाइज मिलती है, ये चीज़ पहुंचानी है. यू कैन हेल्प टेक द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अनदर थिंग, बट ये चीज़ वहां पहुंचानी है आपने. नॉट ऑलवेज इन केस ऑफ इमरजेंसीज, इन रेगुलर टाइम ऑल्सो. लिक्विडेशन, जब कंपनी अपनी देनदारी को पूरा नहीं कर सकती. व्हाट इज लिक्विडेशन? कंपनी इतने ज़्यादा लॉसेस में चली गई है, आई रिपीट, कंपनी इतनी ज़्यादा लॉसेस में चली गई है कि वो अपने लोन की पेमेंट नहीं कर पा रही, तो उसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा. एसेट्स को बेच के उसकी लायबिलिटीज पे की जाएगी. गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट ना कर पाए, डीनेशनलाइजेशन ना कर पाए, तो लिक्विडेशन ही होती है. आई रिपीट, अगर प्राइवेट सेक्टर ना खरीदने को रेडी हो
तो उसकी लिक्विडेशन होती है, एक एक करके उसका एसेट बेचा जाता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो क्लोज एन एंटरप्राइज एंड सेल इट्स एसेट्स इंडिविजुअली। दिस इज यूजुअली अंडरटेकन फॉर सिक इंडस्ट्रीज एंड नो चांसेस ऑफ रिवाइवल। ये वो इंडस्ट्रीज पे किया जाता है जिसकी रिवाइवल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है इट्स 2025 5 साल तक VSNL ये इंडस्ट्री बन जाएगी। VSNL एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको कट एंड थ्रू आउट कॉम्पिटिशन मिल रहा है जियो, एयरटेल, वोडाफोन के साथ। VSNL वो कवर नहीं कर पा रही है, और जहां तक यही सिचुएशन अगर 3-4 साल और रही तो कोई भी VSNL को टेक ओवर नहीं करेगा और वो चली जाएगी लिक्विडेशन के अंदर। हाँ, अगर अभी किया जाए तो हो सकता है जियो उसके कुछ टावर खरीद ले, एयरटेल उसकी सैटेलाइट्स खरीद ले, और वोडाफोन उसके स्टाफ को टेक ओवर कर ले। कौन स्टाफ टेक ओवर करेगा पब्लिक एंटरप्राइज का, बट स्टिल। तो लिक्विडेशन इज द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर PSUs फॉर प्राइवेटाइजेशन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, अच्छी तरह इसको रीड आउट कीजिए सो दैट वी कैन मूव फर्दर। स्पीड अप, 1 मिनट। स्पीड अप, स्पीड बढ़ाइए आपकी, 30 more seconds। Methods to make privatization, methods to do privatization। ओके, मूविंग ऑन। जितनी भी PSUs थी उसको क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइज, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। जो नहीं बिके या जो नहीं बिके उन्हें क्या कर दिया? लिक्विडेट। एक एक करके एसेट बेचा गया। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर बियर, दो माल्या की कंपनीज को लिक्विडेट किया गया, किसी ने टेक ओवर नहीं किया। अब एक एक करके उसके एसेट्स की ऑक्शन होती है, बेचा जाता है और उनकी देनदारी की भरपाई होती है, लायबिलिटीज की पेमेंट होती है। जो प्राइवेटाइज नहीं किए वो थे नवरत्न, वो कंपनीज जो प्रॉफिट दे रही थी। सो 1991 में गवर्नमेंट की सारी इंडस्ट्रीज के 2 पार्ट्स कर दिए गए, जो लॉसेज में है, जो प्रॉफिट्स में है। जो लॉसेज में है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जो लॉसेज में नहीं है उनको गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा। पेज 43, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। The government of India accorded the status of Maharatna, Navratna and Mini Ratna to certain PSUs which fulfill certain eligibility criteria. These PSUs were given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and thus increasing their profits. इन कंपनीज को ऑटोनॉमी दे दी गई, पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया और बोला आप अपने लेवल पे काम कीजिए। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये डिसीजन नहीं लेंगे, मैनेजर्स डिसीजन लेंगे, सुपरवाइजर डिसीजन लेंगे। A few example of PSUs which have been granted this status are Maharatna, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अभी तक ये जो पेट्रोल पंप है ये बहुत प्रॉफिट्स में है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स को अगर हम साइड पे कर दें। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेल। इंडिया में जितना स्टील बनता है यहां से आता है और ये गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है इससे। नवरत्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एरोप्लेन का सामान जो बनाता है, एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन इंडिया में नहीं बनता, इसकी कोई मार्केट नहीं है, उसके लिए जो सामान बनता है। एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, VSNL बन चुका है अभी ये, VSNL, BSNL, ये नवरत्न है, बहुत प्रॉफिट कमा के दिया इंडिया में इसने।
अब तो जियो की वजह से बड़ी कंपनीज बंद हो गई हैं, तो VSNL को भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बट स्टिल बहुत प्रॉफिट इंडिया की गवर्नमेंट को यहाँ से मिला है। मिनी रतन, छोटे रतन, भारत संचार निगम लिमिटेड जो पार्ट हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स, जस्ट फॉर नॉलेज अब एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, बट मे बी द सन इन लॉ ऑफ सोनिया गांधी, वाड्रा, इसने काफ़ी सारे एयरपोर्ट खरीदे हैं इंडिया के, जो ज़्यादा प्रॉफिट्स में नहीं थे। ठीक है, दिल्ली का एयरपोर्ट वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स में है, तो उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो इंडिया की गवर्नमेंट का है, दैट इज़ मिनी रतन। उस टाइम मिनी रतन था, अब तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, VSNL से ज़्यादा कमा रहा है। रेलवे कैटरिंग, इंडिया की रेलवे कैटरिंग मिनी रतन थी, बट जैसे बताया अब उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। 1991 में रेलवे की कैटरिंग गवर्नमेंट को मिली थी, अभी तक पिछले 2 सालों तक इंडिया की गवर्नमेंट ही कर रही थी। एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक टूरिज्म, ये अभी भी है, आई हैव नो आइडिया आपको नॉलेज है या नहीं, शिमला मसूरी, वहाँ पर एक छोटे छोटे कॉटेजेस हैं गवर्नमेंट के, बहुत कम रेट पे आप वहाँ पे रह सकते हैं। दीज आर द प्राइवेट सेक्टर, नहीं, दीज आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे प्राइवेटाइज नहीं किया गया। गो थ्रू कीजिए, स्पीड अप। One minute, go through it. ओके, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा है प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन कैसे होती है, और जो फर्म्स प्राइवेट नहीं हुई, प्राइवेटाइज नहीं हुई, वो फर्म्स का क्या नाम रखा गया। अब हम प्राइवेटाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस में मूव आउट कर रहे हैं, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस प्राइवेटाइजेशन के आ सकते हैं, वी आर मूविंग इनटू दैट। I want you to open page 47. I want you to open page 47. Question number 32. Question number 32. Those public sector undertakings which are making profit should be privatized. अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लर्न नहीं कर सकते, रट्टा मारोगे इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं होना। अपना दिमाग खुला रखो, समझो और थोड़ा इंग्लिश पे वर्कआउट करो। सेंटेंस मेकिंग, इंडिया के एजुकेशन का सिस्टम ही ये प्रॉब्लम है, नॉलेज जितनी मर्जी हो, टीचर को समझ आएगा तो मार्क्स मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट सही फॉर्म में बनानी होगी। क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट की फर्म्स प्रॉफिट कमा रही है उसको भी प्राइवेटाइज कर दो, शुड भी कर देना चाहिए। जो फर्म्स प्रॉफिट कमा रही हैं गवर्नमेंट की, उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? सोचिए, डू यू अग्री? नो। क्यों? क्योंकि अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया तो कंज्यूमर लॉस में चला जाएगा, और गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिलेगा इकोनॉमी चलाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी है, पुलिस की सैलरी है, सिविल हॉस्पिटल के लोगों की सैलरी है, इसरो की सैटेलाइट है उसके ओवरहेड्स पड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा है। तो सिर्फ उन्हीं फर्म्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए जो लॉसेज में हो, और अगर जिसका चांस ही ना हो रिवाइवल का, जिसका स्लीक सा चांस भी हो ना कि वो प्रॉफिट कमाएगी फ्यूचर में, द गवर्नमेंट शुड वेट टू द एक्सटेंट मैक्सिमम पॉसिबल। द आंसर इज नो।
I do not agree, you do not agree, we do not agree with this view. Even though disinvestment would increase the revenue of the government, ठीक है, एसेट को बेचोगे गवर्नमेंट को कमाई हो जाएगी. The profit making industry should be retained in the public sector because the profit of these undertakings add to the revenues of the government and can be used to develop other PSUs and the most important इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. इंडिया की इकोनॉमी सबसे पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है. 2 करोड़ की गाड़ी है, सड़क 1 लाख रुपए की कार के लिए भी नहीं है. एक्चुअली इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है. पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सबसे सस्ता इंडिया में है, पर कॉल करो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है 15 सेकंड में. हेलो हेलो करते रहते हैं, नेटवर्क ढूंढते रहते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है. तो अगर PSUs के पास पैसा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा. Also, if the assets of the profit-making industries are undervalued, it will lead to a substantial loss of the government if it's sold to a private sector. और इसे कहते हैं करप्शन. देखिए, मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूँ, पेपर में आप लिखेंगे नहीं ये चीज़, ये सिर्फ समझाने के लिए. एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना है. आई रिपीट, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना है. एयर इंडिया के 10 प्लेन, इसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 10 करोड़. आई एम नॉट द एक्चुअली, मैं एक्चुअली नहीं हूं जो इसकी एक्चुअल वैल्यू बताऊंगा प्लेन की क्या होती है आपको समझाने के लिए. मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है. बुक्स में ये वैल्यू शो हो रही है 5 करोड़ की. एयर इंडिया के 10 प्लेन 5 करोड़ के बुक्स में शो हो रही हैं, पर उनकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है. कूल, क्लियर. अब इसको जब प्राइवेटाइज किया गया तो एक कंपनी आई, ABC कंपनी, वो कहती मैं 6 करोड़ में खरीदूंगी. 5 करोड़ के प्लेन 6 करोड़ में बेचे और न्यूज़पेपर में आपको आ गया वाह एयर इंडिया को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया. आपको मीडिया यही शो करेगी, फेसबुक पेजेस पे आ गया, इंस्टा में, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया, सारे वर्कर्स वही रहेंगे, उनकी जॉब नहीं गई, 1 करोड़ रुपया कंपनी को प्रॉफिट हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी डील्स की. एक्चुअली ये नहीं है. 4 करोड़ का लॉस हुआ है. मार्केट तो 10 करोड़ की थी ना, पर शो चाहे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा. ये प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, क्योंकि ये जो ABC कंपनी है ये गवर्नमेंट के रिलेटिव की कंपनी है. गॉट इट. और ये नहीं इंडिया में होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है. हम भी तो ऐसे बिजनेस करते हैं. तो हाँ, उन्हें नहीं करना चाहिए, वो मॉरल साइंस है. मैं आपको मॉरल साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूँ. ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, वो बात की बात है. ऑल्सो इफ द एसेट ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज आर अंडर वैल्यूड, इट विल लेड टू सब्सटेंशियल लॉस if it is sold to the private sector. Also, the government should retain the strategic profit making industries to avoid emergence of any monopoly in the private sector. मोनोपोली को रोकना चाहिए गवर्नमेंट को. अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने VSNL बेच दिया, अभी ध्यान देना मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और शायद ये दूर नहीं है, जियो के आने से पहले कम से कम 10 नेटवर्क्स थे. BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, कनेक्ट, टाटा डोकोमो एंड मैनी. अप्रॉक्सीमेटली 10 अप्रॉक्स. जियो ने इतना कम रेट कर दिया, सारे नेटवर्क्स लॉसेस में चले गए. इस टाइम रह गए 4. वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनी भी लॉसेस में चलेगी, वो भी मर्ज होगी. तो वी हैव जियो, एयरटेल, वोडा प्लस आइडिया, और कहीं दूर बैठी हुई है VSNL. अगर इंडिया ने VSNL प्राइवेटाइज कर दिया, देखो एक छोटी सी लाइन है, मुझे बहुत बड़ा एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं मैं. अगर VSNL को कर दिया प्राइवेटाइज, डन, और उसके 2 साल बाद ये तीनों मर्ज होगी, बन गई मोनोपोली. बन गई कि नहीं? और फिर वो चार्ज करेंगे 1 मिनट के 10 रुपये. 100 MB मिलेगा 100 रुपये में. सोचिए इंडिया की इकॉनमी कितनी पीछे चले जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो मोनोपोली बना ली. मोनोपोली मतलब एक सेलर. जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया सारे इकट्ठे हो गए. कितनी प्रॉब्लम है? 3 तो फर्म्स हैं. एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करेंगे, चलिए नहीं मर्ज हुए, जियो ने खरीद लिया तीनों को.
इज्यूम कीजिए, इसीलिए बीएसएनएल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि मोनोपोली ना बन पाए, कंपटीशन रहेगा, रेट कम मिलेगा. दिस इज द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑल्सो द गवर्नमेंट शुड रिटेन द स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज. वो इंडस्ट्रीज चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है, स्ट्रैटेजी के टाइम पे अपने पास रखनी चाहिए टू अवॉइड एमरजेंस ऑफ एनी मोनोपोली इन द प्राइवेट सेक्टर, ताकि ये ना हो बाद में मोनोपोली बन जाए और इकोनॉमी, उन पूरी की पूरी इकोनॉमी कुछ फैमिलीज के हाथ में आ जाए. सोच के भी लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा. नहीं आएगी. गवर्नमेंट बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बहुत इंटेलिजेंट है. ऐसे नहीं बीएसएनएल को बंद किया, अभी तक नहीं बंद किया, नहीं तो बीएसएनएल को कब से बंद किया जा सकता था. दे नो इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. चाहे लॉस हो वो रखी रखेगी, चाहे बहुत लॉस हो तब भी रखी रखेगी. सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल बनाया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3434. Do you think the Navratna policy of the government helps in improving the performance of PSUs in India? क्या आपको लगता है ये नवरत्न पॉलिसीज इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया के पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस को बढ़ा रही हैं? कैसे? हाउ? The government identifies PSUs and declares them Maharatnas, Navratna and Miniratna in order to improve their efficiency and enable them their compete globally. They are given greater managerial and operational autonomy in the taking various decisions. In 2011, आज से 9 साल पहले, about 90 public sector undertaking were designated with different status. 90 कंपनीज को स्टेटस में रखा गया, किसी को महारत्न, किसी को मिनीरत्न, किसी को नवरत्न. The granting of this special status resulted in better performances of these companies. फिर ये कंपनीज आपस में कंपटीशन करने लगी कि हमें इस कैटेगरी में नहीं महारत्न में जाना है. कंपटीशन आएगा तो सेलर अपने आप अच्छा काम करेगा और कंज्यूमर को अच्छा काम मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी सर्विस मिलेगी. 1 मिनट क्वेश्चन 32 और 34 को रीड आउट कीजिए. स्पीड अप. 32 एंड 34 गो थ्रू इट. 1 मिनट. Okay, moving to the last question, 6 mark question, question 53 on page 50, page 5050, question number 43. Distinguish between the following: strategic and minority sale, bilateral and multilateral sale, tariff and non-tariff barriers. First, strategic and minority sale. Strategic sale involves the sale of minimum 51% stake of PSU to the private sector. Minority sale involves the sale of less than 49% of PSU to the private sector. अगर आप 50% से कम शेयर्स बेच रहे हैं तो वो मिनॉरिटी सेल है, क्योंकि मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास रहेगी. अगर आप 50% से ज़्यादा बेच रहे हैं दैट इज़, तो ऑनरशिप मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएगी, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक सेल. द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ PSU इज ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि 51% से ज़्यादा बेचा है तो मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ गई. The control and management of PSU remains with the government as it holds the majority stake. Process. It is done through the process of competitive bidding and subsequent sales to the partner. Strategic sale bidding से होती है,
जो ज़्यादा बिड लगाएगा उसको मिल जाएगी। मिनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय पब्लिक ऑफर्स। पब्लिक ऑफर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, कि कंपनी 20% शेयर बेच रही है IPO में, इनिशियल पब्लिक ऑफर में। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो फॉर्म फिल करके पैसे दे के शेयर्स खरीद सकते हैं, और ज़्यादा लोग आ गए तो लॉटरी निकाली जाती है किसको शेयर्स मिलेंगे। 2. डिफरेंस बिटवीन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। ये जो सेकंड और थर्ड है ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर हम उसके क्वेश्चंस पे मूव आउट करते हैं। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इकोनॉमी को लिबरल कर देना, कि आप खुल के काम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई होजरी का काम करना है, पहले मुझे गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था, अब नहीं पूछना पड़ता, बिकॉज मेरी इकॉनमी अब लिबरल है। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर की अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर्स को दे देना ताकि वो काम कर पाए। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन दोनों से आता है। ग्लोबलाइजेशन अपने आप में कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई इकॉनमी लिबरल होगी और प्राइवेटाइज्ड होगी तो वो इकॉनमी अपने आप ग्लोबलाइज्ड भी हो जाएगी। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? बाहर की कंपनीज इंडिया में आके काम कर सकें और इंडिया की कंपनीज बाहर जाके काम कर सकें। 1991 से पहले ये पॉसिबल नहीं था, और अगर पॉसिबल था तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था। आई विल यूज द वर्ड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट आफ्टर 1991 NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो गई है। दैट मीन्स बाहर की फर्म्स इंडिया में आ सकती हैं, सैमसंग, ऑडी, मर्क, और इंडिया की फर्म्स बाहर काम कर सकती हैं, टाटा, मारुति। और 91 के बाद ही ये सारी फर्म्स आई हैं इंडिया में। आपको तो नॉलेज नहीं होगी, मे बी आपका बर्थ, मेजॉरिटी का बर्थ 2000, 2001, 2002 में है, 2003 में है। यू कैन आस्क योर फादर एंड मदर, उन्होंने ये चीज़ फील की है कि एकदम चेंजेस आने शुरू हुए 1991 के बाद, क्योंकि ये पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इन दोनों से आई है। लेट्स स्टडी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फिर हम उसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। पेज नंबर 43, ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमीज के साथ जोड़ना। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क टू लिंक अप इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड। It is the process of turning the whole world into one borderless world. एक ऐसी इकॉनमी बनानी जो सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेशन किया इस प्रोसेस में 1991 के बाद। What were the objectives of globalization? These are as follows: to help the economy to adopt new and flexible methods of production, to increase the flow of foreign capital into the country, बाहर का पैसा इंडिया आएगा, to improve the quality of goods produced in the economy, इंडिया में जो goods produced होते हैं they are good, but मे बी कोई और इकॉनमी में वो एडवांस लेवल के हों, तो वहाँ के goods इंडिया में आएंगे तो better goods मिलेंगे इंडियंस को। to improve the working of the banking and the foreign sector, to accelerate, increase the rate of human development in the country. Human development means the quality of life. To enhance the global integration and creation a new world order which encourages free trade between nations. What is globalization? Integrating our economy with the other economies so that there is one world economy in which there is no border. इंडियन इकॉनमी को ग्लोबल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए? What were the steps taken by the Indian government to make our economy global?
The government undertook the following steps to promote globalization in the economy. Page 43 pm. Increase in equity limit of foreign investors. कोका कोला, पेप्सी, ये पहले इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे कुछ 20%, 30%, 40%, अब वो 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई। इक्विटी लिमिट इन जर्नल has been raised from 40% to 51%. Also in 47 high priority industries and in export trading houses, FDI is allowed up to extent of 100%, और अब तो 100% तक FDI अलाउड कर दी गई है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, इंडिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर डॉलर खरीदना चाहें तो वो रुपीस दे के डॉलर खरीद सकती हैं, पहले ये पॉसिबल नहीं था। मार्केट फोर्सेस के ऊपर जो रेट चल रहा है उस रेट पर आरबीआई से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आरबीआई को सिर्फ बताने की ज़रूरत है, दे मे कन्वर्ट देयर करेंसी। It means sales and purchase of foreign currency at a price determined by the market forces of demand and supply. Third, no, continue. It is called partial convertibility because it is allowed 100% in current account transaction, but it is only 51% of capital account transactions. Current account transactions recurring होती हैं, जो बार बार होती हैं। कैपिटल अकाउंट नॉन रेकरिंग होती हैं, कभी कभार होती हैं। जैसे कि अगर इंडियन कंपनी ने कनाडा में जगह लेके बिजनेस करना है तो इट्स नॉन रेकरिंग, लैंड लेना है, नहीं ले सकती। जगह ले सकती है, डॉलर में कन्वर्ट नहीं करवा सकती टोटल मनी रुपीस को। वहां के लेबर को वेजेस देने हैं, दैट इज रेकरिंग इन नेचर, उसके लिए वो कन्वर्ट करवा सकती है। लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन के जो रूल्स थे, फेमा, एग्जिम पॉलिसीज, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इनको थोड़ा लूजन अप कर दिया, इजी कर दिया। A long-term liberal foreign trade policy has been implemented which encourages a free trade among countries. Reduction in tariff. What is tariff? Tax rate कम कर दिया import export पर। Custom duties have been reduced exponentially. Pre-1991 custom duties were 400%, now it is 10%. अगर एक चीज़ 100 रुपीज़ की थी, एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की थी, तो पहले 400% टैक्स था, तो 400, वो चीज़ 500 की मिलती थी। मतलब अगर एक इंडियन प्रोड्यूसर चाइना से 100 रुपये की चीज़ मंगवा रहा है तो वो 500 रुपये की बेचेगा, अभी प्रॉफिट ऐड करना है। पर 1991 के बाद क्या हुआ, वही प्रोड्यूसर चाइना से 100 रुपये की वही चीज़ मंगवा रहा है, टैक्स रह गया 10%। Take an example, this bottle, for example, this bottle, ये चाइना में एग्जाम्पल, ये चाइना में 100 रुपये की हमें मिल रही है, तो 400 का टैक्स, ये बॉटल 500 की, और 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मैं रखूंगा, मैं आपको 550 की बेचूंगा। और 1991 के बाद यही बॉटल 110, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट रखूंगा, 160 में बेचूंगा। अब ये बॉटल 550 की अब कितने की मिलेगी, 160 की। सी, दिस इज द रिडक्शन इन टैरिफ्स। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, पहले एक प्रोड्यूसर को कोटा मिलता था कि आप बाहर से अगर इंपोर्ट करवा रहे हो इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। 1 लाख टन, 1000 टन, और 1000 टन इंटू $1 और $100, इस $1 बिलियन से ज़्यादा आप नहीं मंगवा सकते। बट आफ्टर 1991 आप मंगवाना चाहते हो, मंगवा लो, कोई कोटा नहीं है, आप जितना मर्जी रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा सकते हो। The quantitative restrictions on all import items have been totally withdrawn from 2001. 1991 में कम कर दिया गया, 2001 में सभी गुड्स पर ही हटा दिया गया। With the guidelines issued by WTO, World Trade Organization, इंडिया को गाइडलाइंस मिली और तब से लेके 2001 के बाद चाइना का माल इंडिया में आना शुरू हुआ है।
अब आप कहेंगे चलो जी चाइना को बैन कर देते, ऐसे नहीं कर सकते। इंडिया की गवर्नमेंट ने साइन किया 2001 में, 2001 में, नहीं बैन कर सकते। चाइना का सामान इंडिया में आके बिकेगा, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, जो मर्जी गवर्नमेंट हो, चाहे सारी की सारी सीट्स भाजपा के पास या कांग्रेस के पास हो जाए, दे कैन नॉट। WTO के साथ साइन किया, नहीं तो लोन वापस करो, पूरा इंडिया बिक जाएगा, लोन पे नहीं होगा। गॉट इट? हाँ, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप चाहते हैं चाइना की गुड्स ना आए तो आप मत खरीदो। आप खरीदोगे नहीं, प्रोड्यूसर लॉस में जाएगा, प्रोड्यूसर मंगवाएगा नहीं, प्रोड्यूसर मंगवाएगा नहीं, चाइना मैन्युफैक्चर करेगा नहीं। आपको कि गवर्नमेंट बैन कर दे, नो, इट विल नॉट, बिकॉज इट कैन नॉट, इट विल इफ इट कैन। वो बैन नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज कोई हेल्थ इश्यूज हो, जैसे डोर पर बैन कर दिया क्योंकि हेल्थ इश्यूज है, अदरवाइज बैन नहीं कर सकता। चलिए बाकी दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं। ग्लोबलाइजेशन, इंडिया को ग्लोबल करने के लिए क्या क्या किया गया? इक्विटी लिमिट कम कर दी गई, बढ़ा दी गई, सॉरी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी करेंसी की रख दी गई, पॉलिसी को लिबरल कर दिया गया, टैरिफ्स कम कर दिए गए और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। डन। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाकी का ग्लोबलाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 43। सेकेंड पॉइंट, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड, व्हाट इज बायलैटरल? इंडिया की गुड्स यूएस में बेचे जा रहे हैं या इंडिया यूके से गुड्स मंगवा रहा है, दिस इज बायलैटरल ट्रेड। चाइना की गुड्स पाकिस्तान से होते हुए, सॉरी, पीओके से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में बेचे जाएंगे। यू नो, चाइना ने एक रोड बनाई है फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। ये होता है मल्टीलैटरल ट्रेड। दो कंट्रीज डील करती हैं बायलैटरल, दो से ज्यादा कंट्रीज डील करती हैं मल्टीलैटरल। It is a trade between two countries. It is a trade agreement between more than two countries. Negotiation. Separate negotiations are required to be done with different countries on one-to-one basis. दो countries आपस में डील करती हैं. Negotiations are done with many countries together, which saves time. हाँ, इंडिया ने अपील किया इस चीज़ के लिए कि ये ना हो, बट इंडिया की अपील कैंसिल कर दी गई है। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इनकरेजेस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। जैसे नेपाल में जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए, यू नो ना, नेपाल के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए, रादर पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, आधार कार्ड विल डू, वोटिंग आईडी कार्ड विल डू। इट्स अ बायलैटरल ट्रेड, इंडिया और नेपाल की गवर्नमेंट ने आपस में डिसाइड किया हुआ है। मल्टीलैटरल ट्रेड encourages globalization integrating many countries of the world, like यूएस ने किया हुआ है। अगर किसी के, या इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है, अगर किसी के पास यूरोप का वीज़ा है, यूरोप का नहीं, यूके का वीज़ा है, तो उसे इंग्लैंड का वीज़ा सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्वे का वीज़ा है तो वो डेनमार्क जा सकता है। सो दैट इज मल्टीलैटरल ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बैरियर मतलब रोकना, टैरिफ मतलब टैक्स, नॉन टैरिफ टैक्स के अलावा। अगर किसी इकोनॉमी को रोका जाए, प्रोड्यूसर्स को रोका जाए टैक्स की वजह से, दैट इज अ टैरिफ बैरियर, और अगर किसी और वजह से रोका जाए दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर। इट रेफर्स टू द टैक्सेस imposed on the imports by a country for providing protection to the domestic industries. टैक्स लगा दो ताकि आप इंपोर्ट ना करो और इंडियन प्रोड्यूसर्स को फायदा मिले। टैरिफ बैरियर्स आर अलाउड बाय WTO टू बी इम्पोज्ड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज दो एट्स अ रीजनेबल रेट। WTO कहते हैं कि ठीक है आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हो बट रीजनेबल, ये नहीं 400%, 500%, आप टैक्स लगा सकते हो। वर्ड WTO ने हमें अलाउ किया हुआ है। टैरिफ बैरियर्स आर मोर एक्सप्लिसिट। व्हाट आर एक्सप्लिसिट? एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं कितना टैक्स होना चाहिए।
कार है तो 80%, मार्कर है तो 20%, फोन है तो 10%, डिपेंड्स. नॉन टैरिफ बैरियर्स. It refers to the restrictions other than taxes imposed on imports by a country for providing protection to its domestic industries. जैसे था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप इस कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते. आप इस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप डॉलर में नहीं, किसी और करेंसी में पेमेंट करेंगे. दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स. Non-tariff barriers like import quota, voluntary export restraints are now abolished under WTO regime. WTO इसे allowed नहीं करता. Non-tariff barriers are not explicit. ये explicit नहीं है, implicit है. गवर्नमेंट जो चाहे रख ले अपनी मर्जी से. Implicit मतलब internal forces पे dependent है. Speed up. Go through the meaning of bilateral and multilateral trade. Just the meaning of bilateral and multilateral trade and tariff and non-tariff barriers. Speed up. Go through the meaning of all the four. Thirty seconds. That's it. We are done with the liberalization and privatization. Globalization का भी हमने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस किए. किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वो भी हम पॉइंट डाल चुके हैं. कल हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और इंडिया को ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला है. वी विल बी डूइंग इट in tomorrow's lecture. Bye bye, take care. Namaste.